हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अब एसएससी जीडी के पेपर में जो जीएस के सवाल आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट उन्हीं पर आधारित है। अगर आप एग्जाम लेवल क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी 5 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन लेते हैं और 20 क्वेश्चन का हम पूरा फुल डिटेल से बढ़िया से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कंसेप्ट देते हैं, और जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। ठीक, और उसके साथ जो संभावित प्रश्न हैं उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए आगे निकलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम थोड़ा सा समय दे देंगे। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। ठीक, तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, या फिर ऑप्शन डी है राखी घाटी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है, कमेंट कीजिए। ठीक, तो आशा है कि सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल है। कौन है सबसे प्रमुख बंदरगाह, कौन सा है, तो लोथल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकसित नगर। देखिए, यह सिंधु सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। किस प्रकार का सभ्यता था, तो नगरीय सभ्यता था। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। दूसरी बात करें, समुद्री व्यापार के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, समुद्री, क्योंकि बंदरगाह मिला है। ठीक है, क्योंकि बंदरगाह मिला है, और वो जो है वो बताता है कि यहाँ इस समय समुद्री व्यापार भी होता था। डॉकयार्ड, जो बंदरगाह की संरचना का अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके अवशेष में मिले हैं। मन के निर्माण प्रसिद्ध है। पश्चिम एशिया से भी संपर्क का, पश्चिम एशिया एशिया से संपर्क का भी प्रावधान मिला है। चीज़ें मिली है, वहाँ के मुहर मिली है, वहाँ की लिपि मिली है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा, ये तो ये तो पश्चिमी एशिया की बात है, ये तो पश्चिमी एशिया की मुहर है या फिर भाषा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय भी व्यापार क्या होता था। इस नगर नियोजन क्या थी, उन्नत थी एकदम। जो वहाँ की राजमार्ग थी वह 90 डिग्री के ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, और 90 डिग्री के कोण पर क्या करती थी, एक दूसरे को काटती थी। बढ़िया से वहाँ नाली नाली की व्यवस्था था। महान स्नानागार था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, कांसे की मूर्तियाँ थी। व्यापारिक गतिविधियाँ भी प्रमुख मिली है। ठीक, इस साल के एग्जाम में पूछा गया, 2025 में जो एग्जाम हुआ था पिछले साल, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए था मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी था अजंता, ऑप्शन सी था सांची, या फिर ऑप्शन डी था भीमबेटका। ठीक, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बना है। यानी हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, सीधी सी बात है हड़प्पा। अगर हड़प्पा शहर की बात करें तो हड़प्पा, हरा से याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किसके किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक, ये 2024 का एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जल से, ठीक, जब भी आपको जल से या फिर नहर से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे और वहाँ पर आप डाउट की स्थिति में होंगे, तो फिर आप धौलावीरा लगाएंगे। जैसे एक प्रश्न है कि शहर कक्ष के रन में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, वो कौन सा स्थल था। तो आप ध्यान रखिएगा, वो धौलावीरा था। कौन सा स्थल था, तो वो धौलावीरा था। ठीक, धौलावीरा की खोज कब होती है, तो 1968 में होती है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ऐसे ही बता दिए हम। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट बट नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें कि एक और प्रश्न आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेख में प्रारंभिक शैली का क्या नाम है। प्रारंभिक शैली का क्या नाम है, तो प्रारंभिक जो शैली होता है वो था सिंधु लिपि। प्रारंभिक जो शैली था, ठीक है, सिंधु लिपि था, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे प्राचीन लिपि था वो कौन था, सिंधु लिपि था। और यहाँ पर चित्र जो बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, किस प्रकार का चित्र है, तो भाव चित्रात्मक चित्र मिले हैं। भाव चित्रात्मक चित्र मिले हैं हुए। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मौसी से याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और बंदरगाह कौन है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन है, तो लोथल है। और
जो लोथल है ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। जो कालीबंगन है किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता किस राज्य में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 या फिर ऑप्शन डी है भाग 5। आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करते चलिएगा। और लास्ट में आपको ये बताना है कि टोटल आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा भाग 3 संबंधित है। भाग 3 संबंधित है, ठीक। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, जिसमें मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। और नागरिकता की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11 तक है। क्या? 5 से 11 तक है। और ये 1 से 4 तक है, ठीक। उसके बाद हम अगर भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा भाग 3 में है, ठीक है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 12 से 35 तक। और निजता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? पूछा हुआ है PYQ में। निजता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 में है, ठीक है। 21 के ए में क्या है? 21 के ए में क्या है? तो 21 के ए में शिक्षा के अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। अच्छा, एक प्रश्न हम देखें कि DPSP जो है उसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने तत्वों को जोड़ा गया? तो 4 तत्वों को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। जो DPSP है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं भाग 5 में क्या है। भाग 4 हो गया। 4 के ए में क्या है या 4 के क में क्या है? तो ये आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। और 5 में क्या है? तो संघ से संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारा है। जैसे जिसमें आपका राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, लोकसभा हो गया, ये सभी का प्रावधान भाग 5 में है, ठीक। अगर हम इसकी महत्वपूर्ण कुछ और तथ्य की बात करें तो नागरिक को यह स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जो मौलिक अधिकार है क्या करता है? जो मौलिक अधिकार है नागरिक को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि आपके पता है कि यह एक प्रकार का रीट जारी करता है, एक प्रकार का नहीं, एक रीट जारी करता है, ठीक है। और रीट जारी करने का अधिकार दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दोनों को है, ठीक है। 5 प्रकार का रीट होता है। कितना प्रकार का रीट होता है? 5 प्रकार का। अगर किसी का भी मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और इसकी अपील कर सकता है। समानता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इसमें भारत के नागरिकों के समानता और स्वतंत्रता का बहुत ही ध्यान रखा गया है, ठीक है, बहुत ही ध्यान रखा गया है। कुछ अधिकार आपातकाल में सीमित किए जाते हैं। जैसे अगर 352 का आर्टिकल जैसे ही एक्टिवेट होता है, इसमें किस चीज़ की चर्चा है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। क्या इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है? ये जैसे ही एक्टिवेट होता है आपातकाल की चर्चा है, ठीक है। ये जैसे ही ये लागू होता है तो आर्टिकल 19 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य जो मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही समाप्त किए जा सकते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 358 में है, ठीक है। लेकिन 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 का, ठीक है। 20 और 21 का जो जीवन का अधिकार है उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना हो, ठीक। ये तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल 360 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल 360 में है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक एक भी लागू नहीं हुआ है, मतलब एक बार भी लागू नहीं हुआ वित्तीय आपातकाल, ठीक। 352 में क्या है? 352 में है राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल कभी लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ है 1975 में। इंदिरा गांधी के सरकार में 25 जून 1975 में लागू हुआ, 25 जून 1975 में, ठीक। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया, 1975 में, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए,
कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट में अगर रेगुलर होंगे तो इस प्रश्न के जवाब बहुत ही सुलभता से दे देंगे कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ऐलान किया है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्या? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो 25 जून को मनाया जाएगा। ठीक सॉरी। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1900। अच्छा, जो हमारे मौलिक जो संविधान है उसमें टोटल मुख्य रूप से मूल रूप से कितने अनुसूची थे? मतलब मूल रूप से बिना संशोधन किए जुड़े हुए मूल रूप से कितने अनुसूची थे? ये आपका PYQ कहीं क्वेश्चन है तो 8। ध्यान रखिएगा, कितने अनुसूची थे? तो 8। 4 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 4 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो अब टोटल अनुसूची की संख्या है 12। अब टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12 है। उसके बाद एक और अगर हम बात कर ले कि मूल संविधान में भाषाओं की कितनी चर्चा की है था? तो मूल संविधान में भाषाओं की चर्चा 14 था, लेकिन अब 8 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए अब संवैधानिक भाषा की संख्या कितना हो गया? तो 22 हो गया है। और टोटल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 ही भाग हैं। और उस समय कितना अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद था। ठीक, तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? ऑप्शन ए है महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी है कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी डेल्टा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बार जब कमेंट कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए लगभग याद हो जाता है। हमेशा के लिए छोड़िए, अगर एग्ज़ाम में याद आ जाए, सही लग जाए, तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं लिखिए, आप बार बार लिखिए। या फिर आप नहीं लिख सकते हैं तो कलम और कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी पर ही लिखिए, कमेंट मत कीजिए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कीजिए। ठीक है, क्योंकि लिखने से आपको हमेशा के लिए याद रहता है और बहुत अच्छी बात है लिखना। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ी डेल्टा है। क्या? गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं। गंगा जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो सबसे लंबी डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले तो यह जो क्षेत्र है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, यह जो क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षेत्र है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर जैव विविधता समृद्ध है। समृद्ध होने का कारण ये है कि यहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत अधिक है। क्या? जल की उपलब्धता बहुत अधिक है, जिसके कारण अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं और अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। तो जैव विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की संख्या। ठीक है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब इसमें जल का प्रवाह जो होता है बहुत अधिक हो जाता है तो फिर ये बाढ़ लाता भी है, बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। तटीय पारिस्थितिकी की स्थिति रहती है, नदी निक्षेप से निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा अगर हम नदी द्वीप की बात करें तो कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो माजुली नदी पर स्थित जो है द्वीप है। ठीक है, तो वो विश्व का सबसे बड़ी। अच्छा, जो एक है लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर राज्य में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, और डेल्टा की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, या फिर इसी को हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मैंग्रोव का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदर नामक वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और बंगाल जो रॉयल टाइगर होता है,
टाइगर जो होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? क्या मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है थायराइड या फिर ऑप्शन डी है आदिवृक्क। कहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? विलियम बेट्स ने किया था। ठीक है और मानव शरीर में, आशा है कि आप इसका कमेंट कर दिए होंगे, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से स्रावित होता है। ये देख सकते हैं, ये अग्न्याशय है। ठीक है, ये अग्न्याशय है आपका। ठीक है, और यहीं से किस चीज़ का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, किस कोशिका से? तो बीटा कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तो बीटा कोशिका होती है। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा यानी चीनी की मात्रा को क्या करता है? चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अगर मान लीजिए इंसुलिन का स्राव कम होता है तो क्या होगा? चीनी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो जाएगी। चीनी की मात्रा नियंत्रित नहीं होगी यानी रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। चीनी की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं या फिर मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है या डायबिटीज़ रोग होता है? तो ये आपका इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, और स्राव कहाँ से होता है? तो स्राव अग्न्याशय से होता है। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, हार्मोनल संतुलन बनाता है, मधुमेह से संबंधित है, पाचन तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, अग्न्याशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यहाँ से हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। ठीक है, चयापचय में भूमिका देती है और ग्लूकोज उपयोग को क्या करता है? यह बढ़ावा देता है। ग्लूकोज उपयोग को क्या करता है? बढ़ावा देता है। एक प्रश्न बताइए, HCl का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में HCl का स्राव कहाँ से होता है? ठीक है, और भोजन का अंतिम पाचन अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का जो अंतिम पाचन है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, HCl का स्राव कहाँ से होता है? तो HCl का स्राव आमाशय से होता है। HCl का स्राव कहाँ से होता है? तो HCl का स्राव आमाशय से होता है। ठीक है, और एक और प्रश्न है बायोलॉजी से, आप बता सकते हैं कि जंतुओं को 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था? तो व्हिटेकर ने किया था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की बात कर लें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। 5 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस, ये पाम का ट्री है, ध्यान रखिएगा। एक ये टाइगर है और ये पाम का ट्री है। ठीक है, ये पाम का ट्री है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935 या फिर ऑप्शन डी है 1947। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। कब होती है? तो 1935 में होती है। ठीक, यह किस प्रकार का बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? क्यों? क्योंकि बैंक को ऋण देने का काम यही करता है। बैंकों का बैंक है। हम लोग को ऋण की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लेते हैं, और बैंक को भी ज़रूरत होती है तो किससे लेता है? RBI से लेता है। यह क्या करता है? मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने का काम करता है। जब महंगाई बढ़ जाती है यानी इन्फ्लेशन हो जाता है या डिफ्लेशन हो जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। नोट जारी करने का काम भी यही करता है। नोट छापने का काम, नोट जारी या छापने का काम यही करता है। ठीक है, नोट जारी करता है या छपाई करता है। होशंगाबाद से नोट जारी का जो कागज़ होता है वो होशंगाबाद से बनता है। बैंकिंग विनियमन करता है, बैंकिंग को रेगुलेट करता है, यानी कोई जितने भी बैंक है देश में वो मनमानी ना करे। अगर कोई गलती करता है तो उस पर पेनाल्टी कसता है। ठीक है, और कभी कभी मोटिवेट भी करता है। मुद्रा निर्गमन का काम करता है। सरकारी बैंक है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है और आर्थिक निगरानी करता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा ना तो महंगाई हो जाए और ना तो ज़्यादा क्या हो जाए,
ना तो ज़्यादा सस्ती हो जाए। ठीक है, इन सभी बातों को यह ध्यान रखता है। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1934 के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और इसके किस कमीशन पर इसको लाया गया था? तो यंग हिल्टन कमेटी था। कौन था? यंग हिल्टन कमेटी था। यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी। ठीक है, और यंग हिल्टन कमेटी उस समय के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये आपको कमेंट करना है। ऑफिन के गवर्नर कौन है, ये भी कमेंट करना है। ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ठीक, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में कि 1940 में कि 1942 में कि 1945 में? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1942 में होती है। किसके द्वारा होती है? तो महात्मा गांधी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो महात्मा गांधी के द्वारा होता है। ठीक है, और इसी में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसका मतलब था, मतलब ये शुरू होने वाला था 8 अगस्त को, और उसी मॉर्निंग में क्या किया गया कि सारे प्रमुख नेताओं को जेल में रख दिया गया, गिरफ्तार करके। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था इसमें। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ठीक, महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। आगे आगे चल रहे थे ना हमेशा तो इसलिए आगा खा पैलेस में इनको रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। उसके बाद हम राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है। किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है। ठीक है, और हरिजन सभा का गठन भी महात्मा गांधी ही किए थे। हरिजन सभा का गठन महात्मा गांधी ही किए थे। चंपारण सत्याग्रह का पर शुरुआत कब किए थे? तो 1917 में शुरू में। खेरा 1918 में किए थे। ठीक है, असहयोग 1920 में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किए थे। ठीक है, सविनय हो गया। इसी में क्या किए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। इसी आंदोलन में क्या किए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। ठीक है, जो ये 7 शहीदों का जो आप चित्र देखते हैं, पहले 5 के नोट पर था, अब तो मोदी जी हटा दिए। ठीक है, 7 शहीदों का जो चित्र देखते हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। वो बिहार में 7 लोगों ने क्या किया था कि राष्ट्रीय झंडा को फहराने का काम किया था सचिवालय में, पटना सचिवालय में। वहीं पर 7 लोगों को गोली मार दिया गया। ठीक, तो अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो इसी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं, और अरुणा आसफ अली का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या? अरुणा आसफ अली का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक, ये सबसे विस्तृत, भारत का अब तक का सबसे विस्तृत जन आंदोलन का स्वरूप था। नेतृत्व जो किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन कोई नेता बचा नहीं था। जितने भी प्रमुख नेता थे सबको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, ये जो स्पीड है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, डबल करना है या फिर डेढ़ा करना है कि सिंपल देखना, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार डेढ़ा करके देख लीजिएगा, ज़्यादा हम मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, औपनिवेशिक विरोध है या फिर इसमें कंफर्टेबल है तो कोई बातें नहीं, सोना पर सुहागा। व्यापक इसमें जनभागीदारी रहती है। दमनात्मक कार्रवाई किया जाता है, मतलब बहुत गोली वोली चलाया जाता है इसमें, बहुत लोगों की मृत्यु होती है इसमें। स्वतंत्रता संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ रहता है, क्योंकि 1942 में होता है और 5 साल के बाद आज़ादी मिल ही जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का इसमें विकास होता है। लोग अब राष्ट्रीयता के लिए लड़ते हैं। अपने माँ भारत के वीर सपूतों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। क्या? किसको माना जाता है? तो हॉकी को माना जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब राष्ट्रीय खेल की दर्जा को इसको समाप्त कर दिया गया। अब सारे खेल को समानता रखने के लिए इसकी जो मान्यता थी राष्ट्रीय खेल की, इस दर्जा को समाप्त कर दिया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान का दोनों ही क्या है? दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, नॉट सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। सिंधु ईरान से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, ओलंपिक इतिहास में ये बहुत समृद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसी खेल से मिला है तो ये अपना यही है। कौन? हॉकी है। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है? जादूगर
ध्यानचंद को कहा जाता है। किनको? तो ध्यानचंद को कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियाँ और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन जो परत है किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ठीक, ये क्या करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी जो किरण है उससे हमारी क्या करती है? उससे हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण रक्षा अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? हमें चर्म रोग या फिर कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह सुरक्षा कवच का काम करती है। उसके बाद बात करते हैं किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन गैस से बनी होती है। और ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? ओजोन की अगर हम मोटाई की बात करते हैं किस में मापते हैं? तो इसको मापते हैं किस चीज़ में? तो इसको मापते हैं डॉप्सन में। ओजोन की इकाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। ठीक, अच्छा, जो मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं का औसत ऊंचाई कितना होता है? तो 13 किलोमीटर होता है। और मौसमी घटनाएं किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में होती है। क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक, जेट चलाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो समताप मंडल होता है। ठीक है, जो उल्का पिंड होता है कहाँ वो ख़त्म हो जाता है? तो मध्यम मंडल में वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक, उसके बाद बात बढ़ते हैं यहीं देखिए, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है, समताप मंडल में पाया जाता है, पर्यावरण संरक्षण में जरूरी है। किस के कारण ये ओजोन का क्षरण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन का जो मोटाई हो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब पतला हो गया, पतला हो तो मतलब सबसे पतला हो जाएगा, उसके बाद होल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सीधा पराबैंगनी जो किरणें हैं धड़ाम से हमारे चेहरे पर, हमारे स्किन पर आएंगी और उससे विभिन्न प्रकार का रोग होगा। ठीक, एक किस प्रकार की परत है? क्या छत जैसा कोई परत है? नहीं है, गैस ही है परत है। ठीक है, गैस का बना एक परत है। क्षरण की समस्या है इसमें। क्या? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है। और देखिए रहे हैं गर्मी कितना है, गर्मी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, लोग एसी की संख्या बढ़ा रहा है। तो जितना एसी की संख्या बढ़ेगा उतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा। जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ेगा वो ओजोन के लिए हानिकारक है। जब ओजोन के लिए हानिकारक है तो हम लोग के लिए भी हानिकारक होगा बाद में, लेकिन होगा तो। इसके लिए वैश्विक समझौते किए गए हैं, जैसे हमने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और जीवन रक्षा के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ऑप्शन ए है भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है हीराकुंड, या फिर ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी में, उत्तराखंड में है। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड ही प्रथम ऐसा राज्य बना है स्वतंत्र भारत का बाद प्रथम राज्य जहाँ पर यूसीसी लागू हुआ। क्या? जहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है, यानी समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 44 में है। ठीक, गोवा में भी यूसीसी लागू है। ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्व ही यहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना था। जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सिंचाई में लाभ होता है। ठीक है, नदी पर आधारित है, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, और इसका क्षेत्रीय विकास और जल प्रबंधन पर विशेष क्या किया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? किस राज्य में? आपको कमेंट करके बताना है। 10 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जा रहा है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो अस्थायी कौन थे? अस्थायी कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे अस्थायी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए। उसके बाद संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हो, ये प्रक्रिया का एक प्रकार का भाग है। 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाता है। 1946 की बात है। ठीक है,
और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का चयन किया जाता है। अच्छा, ये कृषि मंत्री थे शुरुआत में, एक कृषि जो प्रथम सरकार बना था, प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उसमें कृषि मंत्री थे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति तो 1950 में बनता है, उसके पहले ये कृषि मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे, ठीक है। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, ठीक है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जो कि प्रस्तावना का भाग है, जिसको लागू कर दिया जाता है कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो आप कमेंट करके छापिए दीजिएगा। मानव रंग का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेट, या फिर ऑप्शन डी है श्वेत कण। तो मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लेटलेट क्या करता है? तो प्लेटलेट रक्त को थाका बनाने का काम करता है, रक्त को थाका बनाने का काम करता है। और ये किस विटामिन में यह गुण देखा जाता है? तो विटामिन के में यह गुण देखा जाता है, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी सी है, ठीक है। और वसा में घुलनशील कीड़ा है, KEDA, कीड़ा है, ठीक है, हो गया। ये श्वेत कण होता है, यानी WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो क्या करता है? वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, यानी प्रतिरोधी क्षमता को जल्दी हमें को बीमार नहीं होने देता है। क्या? जल्दी हमको बीमार नहीं होने देता है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑक्सीजन का। यह क्या करता है? वहन करता है। हीमोग्लोबिन होता है, किस चीज़ का वहन करता है? किसको पीठी पर उठा कर ले जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है, कि चलो भैया ऑक्सीजन हम तुमको ले चलते हैं। लाल रक्त कण, एक किस प्रकार का कण है? तो लाल रक्त कण है। आयरन तत्व इसमें मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आयरन मौजूद होता है। श्वसन की प्रक्रिया का यह एक भाग है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और किसको छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो यह श्वसन का भाग है कि ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचना जरूरी होता है। कोशिका को खोज किसने किया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। जो DNA होता है आपका, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक दिया था। डबल हेलिक्स में किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक दिया था, ठीक। अच्छा, ये आपको बताना पूछे हैं कोशिका की खोज, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक करते हैं, लेकिन जीवित कोशिका पूछा जाएगा तो लिवेन हॉक करते हैं, ध्यान रखिएगा, लिवेन हॉक करते हैं, ठीक। और जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका ही होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका ही कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा लौह स्रोत कौन सा है? तो पालक है। पालक में प्रचुर मात्रा में लौह की मात्रा पाया जाता है, इसलिए पालक खाना चाहिए, आप भी खाइए, ठीक है। 12 नंबर है, पंचायती राज शब्द सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग हुआ? पंचायती राज शब्द सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है बिहार। तो पंचायती राज जो शब्द है सबसे पहले किस राज्य में प्रयोग होता है? तो ये होता है राजस्थान में, ठीक है। इसमें 3 लेवल की बात की जाता है, एक तो ग्राम पंचायत की, दूसरा गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत की व्यवस्था किया जाता है, नगर पंचायत की व्यवस्था किया जाता है। इसके जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं? इसके प्रधान मुखिया। ब्लॉक के प्रधान कौन होते हैं? तो ये प्रमुख होते हैं, ठीक। और जिला स्तर पर सबसे प्रधान कौन होते हैं? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो जिला परिषद होते हैं, जिला परिषद, ठीक। और इनका जो चुनाव होता है प्रमुख का, ठीक है, प्रमुख का, मुखिया का, ठीक है, या फिर महापौर, ठीक है, महापौर। यहाँ पर आपका जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद नहीं बल्कि महापौर ही होगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि सारे जिला परिषद ही मिलकर महापौर का निर्माण करते हैं, यानी इसका चुनाव करते हैं। तो सबसे प्रमुख कौन हुआ? तो महापौर हुआ, ठीक। पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किसके सिफारिश पर, ठीक है, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की व्यवस्था किया गया? तो बलवंत राय मेहता। कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति था, बलवंत राय मेहता समिति था, ठीक है। कब आया? तो 1957 में आया। कब आया? तो 1957 में आया, ठीक है।
यह सत्ता के विकेंद्रीकरण करता है, स्थानीय स्वशासन का एक प्रकार का अंग है। उसके बाद इससे ग्रामीण का विकास होता है, 3 स्तरीय व्यवस्था है, जन भागीदारी मिलती है। राजनीतिक में क्या होता है, जन भागीदारी मिलती है। ये इसकी चर्चा ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो 40 में। और ये 40 किससे संबंधित है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, तो 4। कितने नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, तो 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। ये रहा अपना सूरज, ठीक है, सूरज भगवान ठीक है। उसके बाद बात करें कि चक्कर लगाने की, क्या अगर हम बात करें चक्कर लगाने की कि कितने दिनों में चक्कर लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर बैठा देते हैं पृथ्वी को। सबसे पहले तो बुध शुक्र, बुध यहाँ बैठेगा, शुक्र यहाँ बैठेगा, पृथ्वी 3 नंबर पर। बुध शुक्र पृथ्वी, ये अपना पृथ्वी है, ठीक है, ये अपना पृथ्वी है। तो देखिए एक चक्कर जितना देर में लग जाता है ना, उतना ही 1 वर्ष का दिन होता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूरज का अगर एक चक्कर लगा लिया जाता है, जितने दिन में लगाया जाए, क्या जितने दिन में लगाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रह का 1 वर्ष बोलते हैं। जैसे बुध जो है सबसे नज़दीक है तो जल्दी लगा लेता है, 88 दिन में मात्र लगा लेता है। कौन, बुध। बुध जो है सबसे तेज में चक्कर लगाता है मात्र 88 दिन में। तो बुध में 1 वर्ष कितना दिन का होता है, तो 88 दिन का होता है। लेकिन पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में, पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है। 6 घंटा लगता है, 6 घंटा। तो एक दिन कितना का होता है, 24 घंटा का होता है। तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी 365 दिन 1/4। 365 1/4 दिन कह लें, या फिर 365 दिन 6 घंटा कह लें, बात बराबर है, ठीक है। 6 घंटा कह ले चाहे 1/4 दिन कह ले, बात इज इक्वल, बात बराबर है, ठीक है। सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो ये है सन है। सौरमंडल का मुखिया कौन है, सन है, सूरज है, ठीक है। परिक्रमण गति, ठीक है, जब सूरज का चक्कर लगाया जाता है, सब सूरज का परिक्रमा किया जाता है। देखिएगा, आप देखे होइएगा कि भारत में एक प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें पीपल के वृक्ष के चारों ओर महिलाएं क्या करती है, परिक्रमा करती है, धागा से उसको बांधने का प्रयास करती है। तब परिक्रमा करती है, यानी चारों ओर गोल 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 घूमती है, ठीक है। तो यहीं परिक्रमण गति होता है कि जब पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर गोल 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 घूमती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। तो अब समझ में आ गया परिक्रमण गति। इससे क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। जो ठंडा होता है, गर्मी होता है, ठंडा होता है, गर्मी होता है, ठीक है, या फिर जो बरसात होता है, जो भी ऋतु है, तो ऋतुओं का परिवर्तन किस गति के कारण होता है, तब ये परिक्रमण गति के कारण ही होता है। किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण ही होता है, क्या, ऋतु परिवर्तन। उसके बाद लीप वर्ष का जो अवधारणा है, यही 1/4 चौथा साल में 366 दिन हो जाता है। और किस 366 दिन हो जाता है, और उसका फरवरी 29 फरवरी को होता है, ठीक है। कक्षीय पथ झुकाव कोण इसका कितना है, तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक। अच्छा, इसमें एक होता है, ये तो परिक्रमण हो गया, ये तो परिक्रमण हो गया, ठीक है। एक घूर्णन गति होता है, एक कौन सा गति होता है, एक घूर्णन गति होता है। कौन सा, घूर्णन गति होता है, ठीक है। लट्टू देखे हैं, लट्टू, ठीक है, लट्टू देखे हैं, तो उसको जब नचाया जाता है तो देखिएगा वो अपने ऐसे घूमता है चारों ओर, ठीक है। तो उसी प्रकार पृथ्वी भी 2 प्रकार के डांस करती है। एक तो सूरज का गोल 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 तो करना ही है, दूसरा ये अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। जैसे घूमर डांस देखे होंगे तो उसमें सारी महिलाएं अपने स्थान पर तो गोल गोल घूमती ही हैं, लेकिन वो क्या करती है, गोल 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 चक्कर भी लगाती है। तो जो लट्टू जिस प्रकार का होता है ना, जो लट्टू में जिस प्रकार का गति होता है, ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। और जो दिन और रात जिसके कारण होता है, दिन और रात, ये घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक। दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक। और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति दूध से संबंधित है, नहीं। नीली दूध से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है।
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, ठीक है। और जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। मछली से संबंधित है? तो नहीं जी। फसल से संबंधित है? नहीं जी। तेल से संबंधित है? नहीं जी। ए जी, मछली से संबंधित है जी, ठीक है। नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू जो रिवॉल्यूशन है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मछली उत्पादन से संबंधित। अच्छा, मछली में कितना हृदय होता है? कितना हार्ट चेम्बर होता है? तो इसमें 2 हार्ट चेम्बर होता है। कितना हार्ट चेम्बर होता है? 2 होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ये सांस कहाँ से लेती है? तो गिल्ट से लेती है, ठीक है। गलफरा से लेती है, फिर गिल्ट से लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है मछली, ठीक है। प्रोटीन का क्या है? अच्छा स्रोत है। निर्यात क्षमता इससे बढ़ती है। निर्यात क्षमता इससे क्या होती है? तटीय अर्थव्यवस्था का यह भाग है, क्योंकि तट पर रहने वाले, भारत के तट पर रहने वाले जितने भी राज्य हैं वहाँ मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है और निर्यात किया जाता है। दूसरे दूसरे देश में क्या किया जाता है? उसको बेचने के लिए भेजा जाता है, ठीक। तो लोगों का रोजगार का एक अच्छा स्रोत भी है। जो तटीय राज्य है, भारत के टोटल कितने तटीय राज्य हैं? ठीक है, कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 + 4, 9 तटीय राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 + 4, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या बात करें जी, क्या बात करें? सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप ऐसे रखिएगा याद, गाइड से G4 गुजरात, A4 आंध्र प्रदेश और T4 तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है? तो गुजरात का, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। लेकिन अगर हम केंद्र शासित और राज्य की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका विस्तार है? तो अंडमान एवं निकोबार का है। किसका है? अंडमान एवं निकोबार का है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है कि इसका कितना विस्तार है तटीय। 15वां प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही इसको क्या किया गया था? भेजा गया था। और इसमें इसरो की भूमिका थी, ठीक है। इसरो की भूमिका थी, लेकिन उतना नहीं थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज़्यादा लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? तो WC बनर्जी थे। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, ठीक है। गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर होता है इसका। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम किया था। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था, ठीक है। अब जो क्षेत्रीय नेता थे उनको अब राष्ट्रीय मंच मिल गया। राजनीतिक जागरण होता है, ठीक है। राजनीतिक क्या होता है? जागरण होता है। और जनप्रतिनिधित्व मिलता है। क्या मिलता है? जनप्रतिनिधित्व मिलता है, जनप्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। JB कृपलानी थे। सबसे ज़्यादा दिन कौन रहने वाले थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे थे सबसे ज़्यादा दिन, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। कब? तो 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है। प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है सरोजनी नायडू, ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तक की बात करें, वो आप बात करेंगे कमेंट में, ठीक है। हम कल बात कर लिए हैं। 17वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्न्याशय, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत या फिर ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भैया? ओ भैया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक।
यहाँ से पीत का स्राव होता है। पीत का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से ही होता है। विष हरण में क्या करता है? मदद करता है। ग्लाइकोजन का भंडार कहाँ होता है? यहीं पे होता है। प्रोटीन का भंडार कहाँ होता है? यहीं पे होता है। और विटामिन का भंडार कहाँ होता है? तो यहीं पे होता है। भंडार मतलब स्टोर, ठीक है, कहाँ होता है? तो यकृत में ही होता है। पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। पोषक तत्वों का प्रसंस्करण करता है। मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कौन करता है? यहीं करता है। कौन? तो यकृत। यहीं करता है। कौन करता है? तो यकृत करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो रोग है किससे संबंधित है? तो इसी से संबंधित है। हेपेटाइटिस रोग जो है इसी से संबंधित है। किससे? यकृत से संबंधित है। हेपेटाइटिस रोग इसी से संबंधित है, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है झरिया, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है रानीगंज या फिर ऑप्शन डी है तालचर, ठीक है। कौन है भैया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? तो भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो है झरिया है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? झरिया है। एक प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। औद्योगिक उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्टील उद्योग का ये आधार है और खनन गतिविधियाँ किया जाता है, ठीक है। जो अगर हम कोयला की प्रकार की बात करें तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक तो एंथ्रासाइट होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, एंथ्रासाइट। उसके बाद एक तो एंथ्रासाइट हो गया, उसके बाद लिग्नाइट हो गया, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। उसके बाद बिटुमन्स हो गया, बिटुमिन्स। उसके बाद लिग्नाइट हो गया। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? तो पीट होता है। घटिया किसको कहा जाता है? जिसमें ज़्यादा धुआं हो क्या? जिसमें ज़्यादा धुआं हो उसको घटिया बोलते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न, ठीक है। 19वां प्रश्न, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? धर्म की जीत, की सत्य की जीत, की न्याय की जीत, की अहिंसा की जीत। तो जो सत्यमेव जयते का जो अर्थ है, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत। किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ये जब याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते ये मुंडी बनाया गया। किसका मुंडी बनाया गया? शेर का। तो मुंडी ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करते कौन है? तो सत्यमेव जयते ही क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते ही क्या है? सत्यमेव जयते ही राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक। उसके बाद बात करें दार्शनिक आधार है, नैतिक मूल्य देता है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये किस उपनिषद से लिया गया? तो हम बता दिए हैं, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये संवैधानिक भावना देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीतता तो सत्य ही है। अच्छा, पहले न्याय की मूर्ति में देखा जाता था कि इनकी आँख पर पट्टी बना हुआ रहता था, ठीक है। आँख पर पट्टी बना रहता था, अब उस पट्टी को हटा दिया गया है, ठीक है। अब उस पट्टी को हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है एनीमिया। रिकेट्स किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। बेरी किसके कारण होता है? तो B1 यानी थायमिन की कमी के कारण बेरी होता है, ठीक है। उसके बाद रतौंधी किसके कारण कमी के कारण होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनीमिया किसके कारण होता है? तो एनीमिया लोहा के कारण होता है, ठीक है। लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। और लोहा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पालक है। पालक खाना चाहिए, ठीक है। पालक क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रेटिनॉल हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। B1 का थायमिन है। सी का क्या है जी? और डी का कैल्सीफेरॉल है। डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। सी को कमेंट करना है, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू।